हमने वर्णमाला के चैप्टर में वनस्पति जगत को कंप्लीट करा था। अब हम करने जा रहे हैं जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। इसके अंतर्गत देखते हैं कुछ जंतु जगत कुछ एक कोशिकीय एवं अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का विविधतापूर्वक समूह है। यानी कि ये जो जंतु जगत है इसके अंतर्गत आपको एक कोशिकीय और अधिकांशतः कैसे मिलेंगे, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर केंद्रक सुस्पष्ट होता है और झिल्ली से युक्त होता है, जो कुछ निश्चित गुण साझा करते हैं। ये सभी जीव जगतों में सबसे बड़ा जगत है। जितने भी जो अपन ने जगत पढ़े हैं, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, ये जितने भी हैं उन सब में सबसे बड़ा जगत जो है जंतु जगत है, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 10 लाख से अधिक। तो हमने क्या देखा, जंतु जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय आएंगे, बहुकोशिकीय आएंगे और यूकैरियोटिक जीव इसमें पाए जाते हैं। कुछ निश्चित गुण साझा करते हैं। ये सभी जीव जो हैं जगतों में सबसे बड़ा जगत है कौन सा? जंतु जगत, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। यहाँ देखिएगा, यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे अरस्तु, जिन्होंने स्वतः जननवाद का समर्थन किया था। यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक अरस्तु ने सभी जंतुओं को कुछ निर्धारित प्राकृतिक गुणों यानी कि समानता असमानता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में उपवर्गों में विभाजित किया। यानी कि जो अरस्तु थे उन्होंने क्या करा, यूनानी वैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने जंतुओं में कुछ समानताएं देखी, कुछ असमानताएं देखी। इन असमानताओं समानताओं के आधार पर ही इनको 2 वर्गों में बांटा गया। पहला बांट दिया इन्होंने एनेइमा, एनेइमा यानी कि एनीमिया, एनीमिया, और ये इनेमिया, एनेमिया, एनिया और इनिएमा। ठीक है, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से, एनिएमा और इनेयेमा। ये जो एनिएमा था, इस वर्ग के जो जंतु थे इनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। इसमें मतलब कि एनिया में जंतु जगत, एनेइया में जो भी जंतु पाए जाएंगे उनके ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि स्पंज हुआ, जब भी स्पंज को काटेंगे तो ब्लड रेड कलर का ब्लड नहीं निकलेगा। मोलस्का, सिलेंट्रेटा, अकशेरुकी जंतु आदि जो आते हैं वो एनेइमा में आते हैं। फिर इनेइमा में कौन से आते हैं? इस वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर पाया जाता है, जैसे कि कशेरुकी, जैसे कि हम कशेरुकी, इसलिए इसको 2 में बांट दिया गया है, विविपोरस और ओविपोरस, यानी कि जरायुज और अंडायुज, है ना, अंडज। ये जो जरायुज होते हैं, विविपोरस होते हैं, इस उपवर्ग के अंतर्गत बच्चों को जन्म देने वाले जंतु को सम्मिलित किया गया। मतलब डायरेक्ट क्या करते हैं, जब बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य इंसान को जन्म देता है, अंडे को जन्म नहीं देता इस तरीके से, तो जो इंसान को जन्म देते हैं यानी कि स्तनधारी जंतु, मनुष्य, ये सब कौन है? विविपोरस है, यानी कि हम विविपोरस हैं। अंडज कौन होते हैं? ओविपोरस। इस उपवर्ग के अंतर्गत अंडे देने वाले जंतु को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ओविपोरस कहते हैं, जिसकी मछलियाँ अंडे देती हैं, फिर मछलियाँ उत्पन्न होती है, पक्षी अंडे देते हैं, सरीसृप अंडे देते हैं। तो हमने क्या देखा, जंतु जगत के अंतर्गत हमने 2 में बांटा है इसे, एनेइमा और इनेइमा। एनेइमा में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, इनेइमा में ब्लड रेड कलर का होता है, और इसको भी हमने 2 में बांट दिया गया है, ओविपोरस और विविपोरस। विविपोरस के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, और इसके अंतर्गत मछली आती हैं, किसके अंतर्गत? ओविपोरस में, यानी कि ये अंडे देती हैं फिर बच्चे बनते हैं, या डायरेक्ट हम बच्चे को जन्म देते हैं। अब ये किसके आधार पर थी? ये वाली जो थी अरस्तु ने समानता असमानता के आधार पर इसे वर्गों में बांट दिया था। बात करते हैं जंतु जगत की। जंतु जगत के अंतर्गत देखें तो इसे हमने उपजगत प्रोटोजोआ यानी कि सब किंगडम प्रोटोजोआ में और सब किंगडम मेटाजोआ में हमने, ये आज का है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बांटा गया है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बांटा गया है। अब देखते हैं, अब प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कवर करेंगे। 2 सेकेंड। प्रोटोजोआ, नाम क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द प्रोटस यानी कि प्रारंभिक, प्रोटस का मतलब होता है पहले का, प्रो यानी प्रोटस प्रारंभिक, तथा जोन जंतु नामक 2 शब्दों का संयुक्त रूप है, प्रोटस जोन।
नामक दो शब्दों का संयुक्त रूप है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1818 में 1818 ईस्वी में जर्मन जीव वैज्ञानिक थे जॉर्ज ऑगस्ट गॉल्डकस। जॉर्ज ऑगस्ट गॉल्डकस यानी आगे जो आएगा ऐसे याद करो, जो पहले आता है प्रारंभ में आता है ऑगस्ट याद रख लीजिए, जो आगे आएगा वो गोल्ड कहलाएगा, आगे आएगा वो गोल्ड कहलाएगा। ऑगस्ट गॉल्डकस्ट, ऑगस्ट गॉल्डकस द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे, इसलिए इन्हें प्रोटोफाइटा अर्थात प्रारंभिक पादप भी कहा गया है। क्या कहा गया? प्रारंभिक पादप भी कहा गया। तो हमने क्या देखा? प्रोटोजोआ जो शब्द है प्रोटस तथा जॉन नामक दो शब्दों के संयुक्त रूप से बना है। 1818 में इस शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज ऑगस्ट गॉल्डकस ने प्रयोग किया। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोफाइटा अर्थात प्रारंभिक पादप यानी कि प्राइमरी प्लांट्स भी कहा जाता है। फिर से एक बार रिकॉल करो, प्रोटोजोआ जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटस और जॉन। इसको 1818 में जॉर्ज ऑगस्ट गॉल्डकस द्वारा शब्द प्रयोग किया गया। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोफाइटा अर्थात प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोटोजोआ जंतु लगभग सभी प्रकार के पर्यावासों हैबिटेट, जितने भी पर्यावास होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं में स्वतंत्र जीवी यानी फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक सहजीवी, परजीवी और सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के सभी लगभग सभी जंतु सारे प्रकार हैबिटेट्स यानी पर्यावासों, स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, परजीवी, सहभोजी जो भी होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ में फिर पोषण कैसे होता है, किस तरीके से ये पोषण करते होंगे? तो पोषण के देखें, सामान्यतः सभी प्रोटोजोआ जीव कैसे होते हैं? हेट्रोप्स होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं यानी कि विषमपोषी होते हैं, जो क्या करते हैं? अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार करके अथवा परजीवी के रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये जितने भी प्रोटोजोआ है ना, सभी के सभी कैसे होते हैं? परजीवी हैं। अर्थात प्रोटोजोआ जंतु या तो किसी या अन्य सूक्ष्म जीवों को संपूर्ण रूप से निगल लेते हैं, या उसके जैविक अवशिष्ट पदार्थ या तो क्या करें? जीवित खा लेंगे, या वो मर जाएंगे तो उसका जीव भोजन कर लेंगे। ये इनका भोजन है। किसका? प्रोटोजोआ जीवों में पोषण का, हेटेरोपोषी होते हैं ये। प्रोटोजोआ जीवों में संचलन, ये चलते कैसे, क्या करते, कैसे चलते फिरते होंगे? इसमें देखें, प्रोटोजोआ यहाँ देखना, ध्यान से रखना, प्रोटस और जॉन 1818 ऑगस्ट गोल्डकस 1818, ठीक है। जीव कूटपाद स्यूडोपोडिया क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया। प्रोटोजोआ कैसे संचलन करते हैं? स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद याद रखना, काशाबिका और पक्षाबिका, सीलिया, फ्लैजिला और ये पक्षाबिका यानी कि सीलिया, इसके नामक रेशुनुमा संरचनाओं की सहायता से संचलन करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ का संचलन पर अंग कौन से? कूटपाद, काशाबिका, पक्षाबिका यानी कि फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया नामक रेशुनुमा संरचनाओं की सहायता से संचलन या गमन करते हैं। अब इनमें प्रचलन कैसे होता होगा? प्रचलन देखते हैं। प्रोटोजोआ जीवों में लैंगिक अथवा यानी कि तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक भी पाया जाता है और अलैंगिक पाया जाता है। प्लाज्मोडियम की बात कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिकॉम्प्लेक्सा आदि में युग्मनजन के निर्माण एवं संकुचन से जाइगोट बनेगा। उसके बाद संकुचन से युग्मक का निर्माण लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। यानी संकुचन से जाइगोट का निर्माण लैंगिक प्रजनन से, यानी कि लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। पर प्रोटोजोआ, ये जो प्लाज्मोडियम है, टैक्सोप्लाज्मा है, कॉम्प्लेक्सा है आदि में ये जो जाइगोट है, जाइगोट के निर्माण एवं संकुचन से जाइगोट का निर्माण लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। जो जाइगोट का निर्माण है संकुचन से होता है। अमीबा एवं अन्य परजीवी प्रोटोजोआ में बात कर रहे हैं अमीबा की। यहाँ मैं बात करी थी प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिकॉम्प्लेक्सा। अमीबा एक एवं अन्य परजीवी प्रोटोजोआ में द्विविभाजन बाइनरी फिजन होता है। मतलब किस तरीके से ये दो हैं और दो से अलग अलग बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और बहुवचन मान लो 2, 4, 6, 10, तो ये बहुवचन मल्टीपल फिजन भी हो सकते हैं अथवा मुकुलन के। तो हमें 3 याद रखने हैं, बाइनरी, मल्टीपल फिजन और बडिंग।
तो अमीबा में 3 प्रकार के प्रजनन के प्रकार हो सकता है और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? अलैंगिक। तो अमीबा में कैसा प्रजनन होता है? अलैंगिक होता है। प्रोटोजोआ हमने बोला ना कुछ लैंगिक भी होता है, कुछ अलैंगिक भी होता है। अमीबा में अलैंगिक होता है, तो लैंगिक याद मत रखना, अलैंगिक होता है ये। अमीबा में परजीवी, प्रोटोजोआ में क्या होता है? बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन और बड़े। हम आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं हम, दिख रहा है? ठीक है, कवर करते हैं। प्रोटोजोआ उपजगत के, अब उनकी हम शरीर की संरचना देखना है कि प्रोटोजोआ के शरीर कैसा होता होगा। प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत सम्मिलित जंतु अत्यंत प्रारंभिक यानी कि सूक्ष्म, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। जब भी आए बहुत छोटे हैं, एक कोशिका के हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक सुस्पष्ट है, झिल्ली युक्त है, कोशिकांग झिल्ली युक्त है। ठीक है। इन जंतुओं में पादप, कवक, शैवालों की कोशिकाओं की भांति कठोर कोशिका भित्ति का अभाव, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोटोजोआ में। मतलब पादप में कवक भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, शैवालों में पाई जाती है, परंतु जो प्रोटोजोआ होते हैं इनमें कोशिका भित्ति, रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। इसके स्थान पर क्या होगी? इसमें झिल्ली होगी, वो भी कैसी होगी? इलास्टिक, मतलब तन्य होगी, जैसे हमारी स्किन पे होती है झिल्ली, इस तरीके से इलास्टिक का होती है। किसमें? प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं ये संरचनाएं कोशिका की ये जो संरचनाएं होती है ये कैसी होती हैं? संचलन में मदद करती है। इस संरचनाओं को हम कहते हैं स्यूडोपोड, पोडिया, कूटपाद, काशाबिका और पश्चाबिका। यानी कि हमने अभी ये पढ़ा था, हमने काशाबिका, फ्लैजिला, ये प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। हमने अमीबा में पढ़ा था, इसमें क्या था? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये अलैंगिक जनन थे। जनन किस प्रकार से? अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिकॉम्प्लेक्स, इसमें लैंगिक जनन होता है। जाइगोट बनता है, संकुचन से युग्मक बनते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ में हमने तीनों पढ़े हैं कि भाई किस प्रकार से, कूटपाद, काशाबिका, पश्चाबिका यानी कि सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोमोना। कुछ प्रोटोआ जंतुओं में एक संयुक्त झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे पतली झिल्लियां, है ना, पेलिसाइल कहते हैं। पतली झिल्ली कहा जाता है, पतली झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ जीवों में ऊतकों एवं अंगों का अभाव होता है। टिश्यू नहीं मिलेंगे, कोई ऑर्गन्स नहीं मिलेगा, परंतु कुछ विशिष्ट आकृतियां पाई जाती हैं। कुछ विशिष्ट क्या पाई जाएंगी? आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अंगक कहते हैं। ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी अंगक छोटे छोटे से मिल जाएंगे। अंग नहीं, जैसे कि हमारे अंदर लीवर है, किडनी है, ऐसे नहीं मिलेंगे, पर कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो जरूर मिल जाएंगे। इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक एक झिल्ली, यानी जब बोल रहे हैं कोशिका के अंदर केंद्रक एक झिल्ली के आवरण में, यानी कि यूकैरियोटिक ही है। प्रोटोजोआ जीवों के शरीर में वेस्क्यूल्स यानी कि रसधानियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रसधानियां। रसधानी क्या है? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कोशिकांग है भाई, जो सभी पादप एवं कवक कोशिकांग, किसमें? देखो ये रसधानियां जो हमारे नहीं पाई जाती हैं, जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं, मतलब अपने देखते हैं और आगे देखते हैं। वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो सभी पादप में पाई जाती है और सब कवक कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटिस्ट एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं में बंद कोष्ठक, है ना, इनक्लोज कंपार्टमेंट स्थित होता है, जिसमें क्या रखते हैं? जल, जैविक अजैविक अणु क्या होंगे? जल होगा, जैविक अजैविक अणु होंगे, एंजाइम्स भरे होते हैं। इन रसधानियों का निर्माण कैसे बनता है? यानी कि वैक्यूल्स किससे बनते हैं? अनेक तरल सूक्ष्म कोष्ठकों के मिलने से बनता है, जिसे हम पुटिका कहा जाता है, वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। हमने क्या देखा? प्रोटोआ जीवों में उत्तक और अंग नहीं अभाव होता है, इनमें अंगक पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक जो होता है झिल्ली युक्त होता है। प्रोटोजोआ जीवों के शरीर में रसधानियां पाई जाती है। रसधानी कैसी होती है? झिल्ली युक्त आवरण होता है, सभी पादप और कवक कोशिकाएं तथा कुछ प्रोटिस्ट एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रसधानियों में जो बंद कोष्ठक होता है जिसमें जल रखते हैं, अजैविक अणु रखते हैं तथा कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। इन रसधानियों का निर्माण अनेक प्रकार से, हमने वैक्यूल्स पढ़े। हमने वैक्यूल्स में देखा पुटिका कहा जाता है। अब रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ बीमारियां पैदा कर देते हैं, जो देखो जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको, उनके समूहों को, उन जीवों के समूह को हम पैथोजेंस कहते हैं।
तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सभी के सभी क्या करते हैं, मलेरिया। आप एक ही याद मत रखना कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो प्रोटोजोआ के, और सभी के सभी मलेरिया पैदा करते हैं, मलेरिया रोग पैदा करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, पी का मतलब प्लाज्मोडियम, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वीवैक्स। ठीक है, पेल्सिफेरम, मलेरी, ओवेल, ओवेल वीवैक्स, और ये बन गया मलेरिया। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो पैचिस होता है ना, जिसमें दस्त लग जाते हैं, पैचिस। एंट अमीबा उल्टी दस्त लगते हैं, इसमें होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैचिस है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया, यानी दांतों में पीलापन, दर्द, ये हो जाता है, ब्लड आने लगता है। जिंजीवेलिस क्या है, जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस, सुषुप्ति रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, गैम्बियन ज्वर हो जाता है, किससे, ट्रिपेनोसोमा। तीन ऐसे याद करो, 3 बार सो, दिन भर सो, सुबह सो, रात में सो, दोपहर में सो, सब 2 सो, ये रोने का रोग होता है, सुषुप्ति रोग होता है। ये किसकी वजह से होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस से। अब कालाजार बीमारी होती है, लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया, इस लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई, गोंडाई टैक्सोप्लाज्मोसिस, ज्वर, शरीर में दर्द, थकान होता है। ये आप जब भी दर्द हो तो आपको याद करना चाहिए कि ये तो टैक्सोप्लाज्मा है, ये तो गोंडाई है, ये तो है ना टैक्सोप्लाज्मोसिस। ज्वर होता है, शरीर में दर्द होता है, थकान होती है। अब देखते हैं ट्रिपोनोसोमा ब्रुसेई रोडेसियंस, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियंसिस, ये बीमारी हो जाती है भाई, इस तरीके से। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा, ये हमने प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ में हमने क्या पढ़ा, प्रोटस और जॉर्ज। 1818 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज आगस्ट गोल्डस ने प्रयोग करा, मतलब शब्द का प्रयोग करा। प्रोटोजोआ वर्ग में कुछ जीव प्रकाशनश्रेषी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, जिसमें प्रोटोफाइट आते हैं, और प्रारंभिक जीव प्राइमरी भी कहा गया है। प्रोटोजोआ जंतु लगभग सभी प्रकार के कैसे पर्यायवासी, जीवी, सहजीवी, परजीवी, सहभोजी सभी होते हैं। प्रोटोजोआ में पोषण कैसे होता है, या तो उनको जीवित को उनके परजीवी खाएंगे, या फिर वो मर जाएंगे तो उनके बाद उनको निगल के खा जाएंगे, सूक्ष्म रूप को निगल लेंगे, या उनके जैविक अवशेष पदार्थ को ग्रहण कर लेंगे। अब ये चलते कैसे हैं भाई, कूटपात से, काशविका से, पश्चविका से ये चलते। ये क्या है, ये एक रिश्ता संरचना होती है। फिर प्रजनन कैसे करते हैं, प्रजनन लैंगिक होता है, अलैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम टैक्सोप्लाज्मा एपिकॉल कॉम्प्लेक्सा, ये क्या है, अलैंगिक जनन है, और युग्मक बनता है। अमीबा कैसा है, अलैंगिक जनन है, वो लैंगिक था, ये अलैंगिक जनन है। अमीबा में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग होता है। प्रोटोजोआ की संरचना कैसी होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इलास्टिक झिल्ली जैसी होती है। कुछ संरचना में कैसे चलते हैं भाई, सहायक अंग, संरचना कोशिका के संचलन के लिए सहायक अंग होते हैं, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटोजोआ जंतु की एक झिल्ली आवरण पाई, जैसे पतली झिल्ली कहा जाता है, इन्हें पेलिकल्स कहा जाता है। फिर हमने देखा कि प्रोटोजोआ जीवों में, जंतुओं इनमें उत्तक नहीं होते, अंग नहीं होते, इसमें अंगक होते हैं। फिर होता है रसदानियाँ पाई जाती हैं। रसदानी में क्या होता है, ये कोशिकांग होता है, ये रसदानी का एक कोशिकांग है, किसके अंदर, कोशिका के पाए जाने वाले सबसे छोटे छोटे जो अंग होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स जो होते हैं, वो उनकी बात कर रही हूँ मैं। झिल्ली युक्त होते हैं, सभी पादप कवकों में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट जंतु में भी पाए जाते हैं। रसदानियाँ कैसी होती हैं, इनक्लोज कंपार्टमेंट होती है। क्या भरा होता है इसमें, अंदर जल भरा रहता है। क्या होता है, और क्या होता है, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैविक अजैविक अणु होते हैं, और क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। तरल युक्त कोशिका कोष्ठ होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुट्टिका कहते हैं। फिर हमने देखा बीमारियां देखी, प्रोटोजोआ से संबंधित प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल टीवेक्स मलेरिया करता है। एंटामीबा हिस्टेरिका पैचिस करता है। एंटामीबा जिंजीवलिस पायरिया करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस सुसुप्ति रोग दे देता है। लिस्मानिया डोनोवानी गालाजार बीमारी। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई टैक्सोप्लाज्मोसिस, यानी कि ज्वर हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, थकान हो जाएगी। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई रोडियंसिस अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियसिस हो जाता है। आगे हम देखते हैं, अब हम जा रहे हैं उपजगत मेटाजोआ। मेटाजोआ उपजगत के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं जिनकी कोशिकाएं उत्तकों एवं अंगों के रूप, यानी कि उत्तक होंगे, क्या होंगे, उसमें उत्तक नहीं थे, इसमें उत्तक भी होंगे, अंग के रूप में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में सामान्यतः क्या हो जाएगा, जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, पाचन गुहा, जैसे हमारे डाइजेस्टिव कैविटी है, तथा क्या होती है, नर्वस सिस्टम,
तंत्रिका तंत्र, दो चीज़ याद रखना, पाचन गुहा और तंत्रिका तंत्र प्रसूति। उपजगत मेटाजोआ को निम्नलिखित और संगम फाइलम में बांटा गया है ना, ठीक है, और फाइलम में बांटा गया है। ये फाइलम कौन कौन से देखते हैं। मेटाजोआ, मेटाजोआ की बात कर रहे हैं। उपजगत मेटाजोआ सबसे पहला है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आप आगे पीछे भी इनको याद कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कि लाइन से याद करो। सबसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर निमेटोडा, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये सभी क्या है अगर इनके नाम आ जाए और इनमें से पूछ ले कि ये क्या ये मेटाजोआ है, तो हाँ है। क्या प्लाज्मोडियम मेटाजोआ है? बिल्कुल नहीं है। क्या अमीबा मेटाजोआ है? नहीं है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ मेटाजोआ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके ये याद करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। संघ पोरीफेरा की हम बात कर रहे हैं।